जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 3 में, सॉरी ये चौथा होगा, तीन तीन में पहुंच चुके हैं। और इससे पहले आपको 2 लेक्चर मिल चुके होंगे। मैंने कहा था ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ये अब तक के फर्स्ट फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसके चार चार क्लासें हो सकती हैं या 5 भी हो सकती हैं। तो धैर्य बनाकर रखिए। आज क्या पढ़ना है इस वीडियो में ये पहले ही लिखा है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। आप इधर एक एक करके चीजें देख लीजिए। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रतिघात के प्रकार। कल आपने ये पढ़ा था कि परिपथ में जब एल आर लगा हो या प्रेरक, जिसे प्रतिरोध आर कहते हैं, प्रेरकत्व तो एल कहते हैं, धारिता सी, अगर इनमें से कोई एक एक लगा हो, एक बार में एक लगा हो, उस समय आपने पढ़ा था कि उनके व्याय ग्राफ, परिपथ आरेख और जो कला आरेख, ये तीनों कैसे कैसे बनेंगे और उनके समीकरण क्या होंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। फिर आज हम लोग ये पढ़ेंगे प्रतिघात क्या होता है। पहली बात क्या है, प्रतिघात क्या होता है। आप ये जानोगे कि प्रतिघात एक प्रकार का बस प्रतिरोध होता है, पर कैसे कैसे होगा, अलग अलग परिपथों में अलग होता है। सबसे नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे प्रेरण प्रतिघात, ना कि प्रेरणा प्रतिघात। हमें प्रेरणा नहीं लेनी है, पढ़े लिखे हैं, इतना काफी अपने लिए। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात पढ़ेंगे। फिर इसके बाद धारती प्रतिघात। टोटल कितने तरह के प्रतिघात होंगे? 2 तरह के। एक हम प्रेरण प्रतिघात पढ़ लेंगे, एक धारती प्रतिघात पढ़ लेंगे। इसके बाद विभिन्न परिपथों में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ और कुछ महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन निकलेंगी वो भी पढ़ेंगे। इतनी चीज पहले भी एक बार पढ़ चुके थे, बस वहां पर ये था कि एक बार में केवल एक चीज लग रही थी, या तो आर लग रहा था, या तो एल लग रहा था, या तो सी लग रही थी। लेकिन यहां पर अंतर इतना आएगा कि एक एक बार में 2 चीजें जुड़ी होंगी। जैसे इसमें प्रतिरोध आर और प्रेरकत्व तो जब एल जुड़ा होगा उस समय हम देखेंगे। फिर सेकंड नंबर में देखेंगे कि जब प्रतिरोध आर के साथ धारिता सी जोड़ दी है तब। और फिर थर्ड नंबर पे हम लोग चेक करेंगे जब धारिता सी और प्रेरकत्व तो एल लगा होगा उस समय क्या क्या कंडीशन बनेगी। ये सारी चीजें एक एक करके आप जानेंगे। उम्मीद है कि जो चीजें इसमें दिख रही हैं वो आपके दिमाग में छप गई होंगी कि मुझे आज क्या पढ़ना है। तो ये अब क्वेश्चन नहीं होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक पढ़ना है आपको। फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये चीजें पढ़नी है। सबसे पहले नंबर पे आपको पढ़ना है प्रेरण प्रतिघात। क्यों प्रेरणा प्रतिघात आ रहा है इसमें, क्यों? ये पहले नंबर पे आपको पढ़ना है प्रेरण प्रतिघात और फिर दूसरे नंबर में धारतीय प्रतिघात। तो पहले हेडलाइन डालते हैं हम लोग प्रेरण प्रतिघात। अच्छा, ये प्रेरण शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या समझ आना चाहिए? प्रेरकत्व। देखो, जब परिपथ में एल लगा होता था, जब आपने इसे पहले वाले में पढ़ा होगा लेक्चर नंबर 2 पे, कि आपने एक परिपथ बनाया होगा और यहाँ पर एक बनाया था ऐसे परिपथ, कुछ ऐसे करके एक कुंडली बनाई थी यहाँ पर। ये जब एल लगा था, तो जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व एल लगा होता है तो वहां पर प्रतिरोध तो होना ही होना है भाई। कुंडली का प्रतिरोध होगा, कुंडली के कारण प्रतिरोध होगा, हाँ होगा। इस प्रतिरोध, इस एल के कारण जो प्रतिरोध बनता है उस प्रतिरोध का नाम होता है प्रेरण प्रतिघात। कुल मिलाकर एक बात समझे, ये प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है बोलो? हेनरी। अगर इस हेनरी को ओम में कन्वर्ट कर दें, किसमें करना है आपको? ओम में। तो हेनरी का जो ओम में परिवर्तित मान आएगा उसी का नाम होता है प्रेरण प्रतिघात। क्या नाम हो जाता है? प्रेरण प्रतिघात। हेनरी का ओम में परिवर्तित मान क्या कहलाएगा बोलो? प्रेरण प्रतिघात। सब समझ जाएंगे? तो बस यही चीजें मुझे लिखनी थी, मैं इधर डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। हेनरी का ओम में परिवर्तित मान ही प्रेरण प्रतिघात कहलाता है।
प्रेरण प्रतिघात कहलाता है। ये लो, एक ही लाइन में आ जाए तो अच्छा है। समझ गए? अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो हेनरी है, मतलब एल का जो मात्रक है, वो जो हेनरी है उसका मान बदल दो ओम में, तो जो मान निकल कर आएगा उसी का नाम क्या होगा? प्रेरण प्रतिघात। इसे हम एक्स एल से डिनोट करते हैं, इसे एक्स एल से डिनोट करते हैं, एक्स सफिक्स में एल से प्रदर्शित करते हैं। ये इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको बताना है हेनरी का जो ओम में परिवर्तित मान है वो क्या कहलाएगा? प्रेरण प्रतिघात। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से एल से। किससे डिनोट करेंगे? एक्स एल से। इसका फॉर्मूला आप सीखिए इधर जरा। एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल। याद रखेंगे इस बात को, ओमेगा एल। अच्छा बताओ, अब इसका मैं मात्रक आपसे पूछ लूं एक्स एल का, तो आप आंसर क्या देंगे बताओ? ये छिपा है इसी हेडलाइन में, खुद समझो। हेनरी का ओम में परिवर्तित, किसमें? ओम में परिवर्तित मान ही क्या कहलाता है? प्रेरण प्रतिघात। मतलब जो प्रेरण प्रतिघात होगा उसका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो कुल मिलाकर ये एक प्रतिरोध हुआ कि नहीं एक प्रकार का? तो इसका मात्रक क्या होता है बोलो? ओम होता है। बस ये बातें याद रखना। अगर मात्रक ओम होता है तो जो वीमा होगी वो भी प्रतिरोध की वीमा आएगी। अगर जरूरत पड़ती है तो प्रतिरोध की वीमा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे सुनिए जरा, क्या आप यहीं से एक चीज और लिख सकते हैं क्या? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ पढ़ाया था आपको, तो यहां से अगर आप चाहो तो आगे इसी के बराबर में मैं लिख दूं। बराबर में आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। और आगे क्या है? एल। ये बन जाएगा 2 पाई एफ एल। अभी मैं बता देता हूं कि कैसे ये आया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या आपको याद है कि मैंने पढ़ाया था टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा? क्या सही लिखा मैंने? ओमेगा टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, आवर्तकाल पढ़ाया था। अब बताओ आवर्तकाल, उसका आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है कि नहीं? तो आवर्तकाल अगर आवृत्ति में पदों में लिखोगे तो 1/f होगा। और आगे क्या है बताओ? उधर 2 पाई बाई ओमेगा। इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर कर लो, तो ओमेगा आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? 2 पाई, और ये क्या आ जाएगा? एफ। क्या समझ आया? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ कहाँ से आया था? यहाँ से। तो ओमेगा की जगह में 2 पाई एफ लिख सकते हैं। आगे क्या है? एल। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी के पदों में एफ क्या है? जहां पर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति याद रखेंगे। एफ क्या है? आवृत्ति है। एल क्या है? प्रेरकत्व है। एल क्या है? प्रेरकत्व। एक्सएल क्या है? प्रेरण प्रतिघात। एक्सएल क्या है? प्रेरण प्रतिघात। मात्रा क्या होगा? ओम। अब आते हैं अगली हेडलाइन पर। अगली हेडलाइन धारती प्रतिघात। क्या है आखिर धारती प्रतिघात? सीखेंगे अब आप। अच्छा बताओ, प्रेरण का मात्रक, प्रेरण से क्या समझा था बताओ? प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक क्या था वहां पर? हेनरी। तो हेनरी का मात्रक किस में बदलना था? ओम में। अब वैसे ही बताओ धारती, मतलब धारिता में चले जाओ, धारिता का मात्रक क्या था बोलो? फैरड। और तो फैरड का किस में बदल देंगे? ओम में मान। तो वो जो आएगा उसका नाम क्या होगा? धारती प्रतिघात। बस बिल्कुल आसान है, क्या लिखेंगे? फैरड का ओम में परिवर्तित मान, ओम में परिवर्तित मान, मान ही भारतीय प्रतिघात कहलाता है। भारतीय प्रतिघात कहलाता है। और इसे इसे अच्छा, जो प्रतिघात होता है ना उसे एक्स से डिनोट करते हैं। किससे? एक्स से। पर कौन सा प्रतिघात है बोलो? धारती। धारिता मतलब सी वाला, तो यहाँ पर सफिक्स में क्या लगा होना चाहिए? सी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर आपसे पूछा जाए, रुको पहले लिख दूं, एक्सी से
प्रदर्शित करते हैं। अब लिखते हैं फॉर्मूला इसका। बताइए एक्स सी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहना एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। अगर इसी को और बराबर करके लिखना चाहो तो 1/ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी के पदों में, बताओ, 2πf, और आगे क्या है बोलो, सी। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला। दोनों का ही मात्रक क्या होगा बोलो, ओम, चाहे एक्स सी हो चाहे एक्स एल हो। ये लो, बताओ ये समझ आ गया। हमें कैसे पता करना है, इससे पता करना है। प्रेरण का मतलब प्रेरकत्व में चले जाएंगे, और प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। वो चाहे अन्योन प्रेरकत्व हो चाहे फिर स्वप्रेरकत्व हो। तो यहां पर आपको स्वप्रेरकत्व याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परिपथ में एल की बात हुई है, एम की बात नहीं, एल की। तो यहाँ पर सुनना, जब प्रेरण का है तो प्रेरण वाले में चले जाएंगे, और प्रेरकत्व को याद रखेंगे, वो भी स्वप्रेरकत्व। अब उसे एल से डिनोट करते थे, उसका मात्रक क्या हुआ करता था, हेनरी। तो बस याद रखना, प्रेरण गए, हेनरी मात्रक मिला था, हेनरी को किस में बदलना है, ओम में। हेनरी को किस में बदलना है आपको, ओम में। हेनरी का ओम में जो परिवर्तित मान आएगा उसी का नाम क्या होगा, प्रेरण प्रतिघात। और जो फैरड का धारती प्रतिघात में आएंगे, धारती मतलब धारिता में चले गए चौथे चैप्टर में संधारित्र वाले में, और धारिता का मात्रक क्या हुआ करता था, फैरड। तो यहां पर जो फैरड का ओम में परिवर्तित मान आएगा वो क्या कहलाएगा, धारती प्रतिघात। इसे एक्सएल से, इसे एक्सी से डिनोट करेंगे। एक्सएल बराबर सीधे ओमेगा एल, ओमेगा बराबर 2πf होता है तो 2πfl बन जाएगा। इसमें 1/ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा बराबर 2πf आगे सी। तो समझ आ गया इतना, ठीक है। लिख दूं क्या मैं नोट पॉइंट करके, दोनों के ही मात्रक ओम होते हैं, छोड़ो वो सब सीख जाओगे अपने आप से, आगे पढ़ो। इनको एक ही पेज में 2 बार पढ़ना होगा क्योंकि ये काफी बड़े बड़े हैं और ये बहुत जरूरी है। अब तो एनसीईआरटी पैटर्न वालों ने इन चीजों को खत्म कर दिया, पहले हर किसी के डेरिवेशन होते थे, अब तो मुझे समझाना पड़ रहा है, वरना डेरिवेशन में खुद ही समझ जाते आसानी से। समझे जरा समझे, फिलहाल बहुत आसान है। देखो परिपथ में क्या क्या लगा है बताओ, प्रतिरोध लगा है और प्रेरकत्व एल लगा है, दो चीजें लगी हैं। तो जब प्रतिरोध और एल दोनों लगे, तो ध्यान से मेरी बात समझना जरा, मैं दोनों के अलग अलग बना रहा हूं। जब भी इनको समझने की एक तरकीब है, और ऐसी है ट्रिक समझ लो कि कभी गलत ना हो इस वजह से। जैसे आर और एल लगा है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग सोचो कि जब केवल आर लगा था तब इनके दोनों के समीकरण क्या थे, और जब एल लगा था तब दोनों के समीकरण क्या थे। तो यहां पर समझना जरा, जब प्रतिरोध आर लगा था उस समय जो वी आर का मान था वो था V0 साइन ओमेगा टी, यही था। और जब आई था तो आई था I0 साइन ओमेगा टी। मतलब ये समझना, जब केवल आर था, आर वाले के लिए बात हो रही ना, यहां आर समझ जाएंगे, तो आई और आर, आर आई और वी समान कला में थे। किस में थे बताओ, समान कला में। इसे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया मैंने, समान कला में होते हैं। तो इसके पास ओमेगा टी था तो इसके पास भी कितना था बोलो, ओमेगा टी। अब ध्यान से समझना इस बात को। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब प्रेरकत्व तो लगा था, जब आई और वी एल के बारे में बताते हैं, आई और वी आर, और इसमें आई और वी एल, इसमें क्या था बताओ। आई और एल मैंने लिख के एक ट्रिक बताई थी कि इधर आई लिखा था इधर एल लिखा था। बताओ इनमें से कौन आगे आता है, आई आगे आता है या एल। अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ो, आई के बाद एल आता है कि आई के पहले एल आता है, आई के बाद। तो आई पीछे रहती है ना, तो पीछे रहेगी, मतलब जब एल लगा होगा तब धारा कहाँ होती है बोलो, पीछे होती है। कहाँ होती है, पीछे होती है। तो अब सुनना जरा, अगर आपने एक बार इसको आई माना तो क्या मैंने इसका समीकरण ऐसे भी तो बनाया था, आई बराबर, अगर आप I0 साइन ओमेगा टी मान लेते हैं, अगर आपने माना कि आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो गया, तो अब बताओ एक बात समझना, मैंने कहा जब आई और एल लगा हो, जब एल लगा हो तो उस समय जो धारा होगी ना वो वोल्टेज से कितना पीछे होती, तो बताओ π/2 पीछे होती है। क्योंकि आप याद रखने, इस बात को याद रख लो, आई और एल। तो आई अगर पीछे है ना, तो इसका मतलब ये हुआ जब परिपथ में एल लगाया जाएगा उस समय धारा कहाँ होगी बोलो, पीछे होगी। कहाँ होगी, और कितना होगी तो बोलना π/2। कितना होगी, π/2। किससे होगी तो बोलना वोल्टेज से। पीछे है किससे, वोल्टेज से, VL से।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने कहा एक व्यक्ति है जिसका नाम है आई, एक व्यक्ति है जिसका नाम वी एल। मैंने कहा जो आई है वी एल से पीछे है, कितना पीछे है, पाई बाई टू। मतलब एक व्यक्ति का नाम है आई, एक व्यक्ति का नाम है एल, और मैंने कहा आई वी एल से पीछे है, तो कौन आगे है बताओ आंसर, कौन आगे होगा, वी एल आगे होगा। भाई अगर आई पीछे है, वी एल आगे, अब वी एल से पीछे है आई, मतलब जाहिर सी बात है वी एल क्या होगा, आगे होगा। अब आई कितना पीछे, 90 अंश पीछे है, तो बताओ वी एल कितना आगे होगा, 90 आगे होगा कि नहीं होगा। तो बस इसी को क्या अगर मैं वी एल लिखता यहाँ पर, तो बताइए जरा, यहाँ पर ऐसे लिखते कि नहीं, वी नॉट साइन। अब देखो कैसे पता करना है आगे पीछे, जो आगे और पीछे बताएगा वो ये बताएगा। इसके पास केवल ओमेगा टी है, अब मुझे वीएल को इससे ज्यादा दिखाना है, तो आप कहना कि इसके पास ओमेगा टी है अगर, तो मैं इसके ओमेगा टी में प्लस ऐड कर दूं कितना, पाई बाई टू। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब धारा के पास ओमेगा टी चीज है तब इसके पास ओमेगा टी से कितना ज्यादा है, पाई बाई टू। समझ आया। अब एक बात समझो, देखो देखो दोनों की धाराएं क्या हो गई, सेम समीकरण धारा के हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। क्योंकि धारा, अच्छा देखो मैं इसको दूसरी तरह से भी बना सकता था, कैसे, अगर आपने वीएल को पहले बना दिया होता वी नॉट साइन ओमेगा टी, और अब आई बनाते तो आई जो बनाते वो कैसे बनाते, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या ये और ये समीकरण अलग अलग है या बात एक ही कह रहे हैं, सेम बात कह रहे हैं। समझो मैंने कहा था ना कि धारा वीएल से पीछे है, कितना पीछे बोलो। तो अगर आपने पहले ही वीएल को बना लिया होता कि माना वीएल का जो इक्वेशन है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो अब आई को वी, जो वी है उससे आई कितना पीछे है बोलो, पाई बाई टू। तो आई को पीछे दिखाना है तो मैंने आई बनाया, तो आई नॉट साइन ओमेगा, इसके पास समझना जरा, अगर मैंने कहा वीएल के पास ओमेगा टी चीज है, वीएल के पास, तो फिर आई के पास कितना कम होना चाहिए, पाई बाई टू कम होना चाहिए। तो कम का मतलब माइनस, समझ आ गई। मतलब इनके जो इक्वेशन की डिजाइन है वो तो अलग है, बशर्ते उनका ओवरऑल रिजल्ट क्या है, सेम है। तो चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ। फिर ये सोचो मैंने इसको ही क्यों बनाया, ये दिमाग में आना चाहिए। तो क्यों बनाया, तो मेरी बात समझो जरा, इसमें क्या लिखा है, जब परिपथ में प्रतिरोध आर और प्रेरकत्व एल दोनों श्रेणी क्रम में लगे। क्या श्रेणी क्रम में धारा का मान हर जगह सेम होता है कि नहीं, चाहे वो वी आर में देखो चाहे एल में देखो, है ना। जो भी चीज श्रेणी में लगे उनमें धारा का मान क्या होता है, सेम। चाहे धारिता वाले में पढ़े हो और चाहे प्रतिरोध वाले में पढ़े हो, चाहे सेल वाले में पढ़े हो, हर किसी में आपने ये पढ़ा था श्रेणी क्रम में धारा का मान सदैव सेम होता है। तो बताओ अगर मैं इसमें वी आर वाले में ये इक्वेशन लेता और वी एल वाले में ये इक्वेशन लेता, तो इन इक्वेशन में भी देखो कुछ अंतर नजर आ जाता कि नहीं आ जाता, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और इसमें पाई बाई टू का अंतर आप दिखा रहे हैं, तो ये गलत हो जाती कि नहीं इक्वेशन। तो हमने क्या किया कि धारा जब सेम होती है तो मैंने इसको इस रूप में बदल दिया कि क्योंकि इक्वेशन तो सेम है। तो अब देखो इसके और इक्वेशन सेम हो गए कि नहीं हो गई, तो धारा का मान सेम हो गया। अब वोल्टेज आगे पीछे हो सकता है, वोल्टेज आगे पीछे हो सकता है। मैंने कहा था ना श्रेणी क्रम में क्या बदलता है बोलो, वोल्टेज, और क्या सेम रहता है, धारा। तो इस वजह से ये इक्वेशन बनाई गई। क्या अब दिमाग में चढ़ेगा। कुल मिलाकर जब आपसे मैं कहूं कि आर या एल लगे हैं, आर सी लगा है, एल और सी लगा है, तो दिमाग में आर सी दोनों नहीं चलने चाहिए, एक बार में एक चलना चाहिए। पहले आर वाला ये रफ काम है, इधर लिख लेना, एल वाला लिख लेना। केवल जब श्रेणी क्रम में हो तो सबसे पहले किसके समीकरण बनाओगे बताओ, धारा के। किसके समीकरण बनाओगे, धारा के। अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं एक बार तो सुनना जरा, ये वाला पहले ना करो, पहले मान लो आई बराबर ये है और v बराबर अब लिख लो। इससे क्या होगा, कभी गलती नहीं होगी। v बराबर क्या होगा, v नॉट साइन ओमेगा टी। हमें पता है जब प्रतिरोध r होता है, लगा होता है, तो उस समय i और वी आर दोनों किस कला में होते हैं, सेम कला में होते हैं। तो i मैंने ये मान लिया, तो अब इसके अकॉर्डिंग बनाओ v को, तो वी आर क्या बनेगा, इसके पास अगर ओमेगा टी है तो इसके पास भी कितना होना चाहिए, ओमेगा टी। तो दोनों के कला सेम हो गए। अब आ जाओ इसमें अलग दिमाग लगाओ, फिर आई वाला ही पहले बनाना। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा सेम होती है, तो हम सबसे पहले किसका समीकरण बनाएंगे, धारा का। तो मैंने माना कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें भी है। तो अब इसके हिसाब से सोच कर देखो, मैंने कहा था जब प्रेरकत्व एल लगा होगा उस समय धारा, जब प्रेरकत्व एल लगा होगा उस समय धारा पीछे होती है, किससे, वोल्टेज से। किससे, वोल्टेज से, मतलब वीएल से। कितना पीछे होगी, तो मैंने कहा जब एल लगा होगा तो धारा पीछे है पाई बाई टू। तो बताओ वोल्टेज आगे होगा कि नहीं होगा, भाई धारा पीछे है, जाहिर सी बात है वोल्टेज आगे होगा। अगर धारा 90 पीछे है तो वोल्टेज 90 आगे होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो वीएल मैंने लिखा साइन ओमेगा टी में प्लस कितना कर दिया,
समझ आ गया? तो यहां तक तुम्हें जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी, यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब सुनो जरा, सुनो सुनो, एक जो मैं लिख रहा हूं इसको पहले एक ट्रिक समझें और इसे आप अपने आप पे नोट करिए, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही गलती होती है, बार बार होगी, हमेशा होगी। ये एक स्पेशल है, इसको नोट करिए। क्या करना है, जब अपने पास आई हो, आई के साथ में आर लगा हो, ठीक है, जब आई हो और जब एल लगा हो, जब आई हो और जब सी लगा हो। अब सुनना जरा, बस इतनी बातें याद रखो। इस समय इस कंडीशन में आई और वी आर दोनों सेम कला में होंगे। आई और जब आर लगा होने पर वोल्टेज का नाम होगा वी आर, समान कला में होंगे। किस में होंगे? समान कला। अब यहां से अपने पास ट्रिक स्टार्ट होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बस मुझे बताओ, आई और एल में कौन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है? आई पहले आता है कि एल पहले आता है? आई। मतलब अब अगर इनको अक्षर को ऐसे रखोगे तो पीछे रहेगा आई और आगे क्या रहेगा? एल। मतलब ये हुआ आई कहाँ है, बस बोलो, पीछे है ना। तो बस हमें इतनी बात याद रखना है, जब एल लगा होगा उस समय जो आई होती है इस परिपथ के वोल्टेज मतलब वीएल से, आई वीएल से पाई बाई टू पीछे होगी, पीछे होगी। या इसी भाषा को कैसे लिख सकते हो, या करके इसी को लिख सकते हो आप, इसी को लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम लोग? जो वीएल होगा आई से पाई बाई टू आगे होगा, आगे होगा। अब आते हैं इसमें, और इसको आराम से समझो जरा। मैंने कहा आई और सी में बताओ, आई आगे आता है सी, आई के बाद पहले कौन आता है, आई या फिर सी? तो सी आता है, तो पहले यहाँ सी, फिर डी ई एफ जी एच, ऐसे कहीं मिलेगा आई। तो सी पीछे होता है कि नहीं पीछे होता है? और आई कहाँ होता है, जल्दी बोलो? आगे। सी और आई में अंग्रेजी वर्णमाला में आगे कौन होता है? आई। तो बस हमें आई को ही देखना है। इसका मतलब जब परिपथ में सी लगा होगा धारिता, उस समय धारा क्या होती, बोलो? आगे होती है। किससे? वीसी से, वोल्टेज से। तो हम इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? इस कंडीशन में लिखेंगे हम लोग, जो आई है वो वीसी से पाई बाई टू आगे होती है, आगे होती है। या फिर इसी को हम लिखेंगे या करके, इसी को लिख लेंगे हम लोग, जो वीसी है वो आई से पाई बाई टू पीछे होगी। ये लो, ये बातें सेम है कि नहीं? देखो, आई वीएल से पाई बाई टू पीछे है, तो वो वीएल पक्का कहाँ होगा? आगे होगा। कितना आगे होगा? पाई बाई टू। अगर ये पीछे है तो पाई बाई टू ये आगे होगा। तो अब देखो जरा, यहां पर ये अपने पास ट्रिक बन गई, इसको आप अपने आप से नोट कर सकते हैं। अब सुनो जरा, यहां से मैं अब बताना शुरू करता हूं फिर से अब इसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब एक बार फिर से पूरा दिमाग रिफ्रेश करेंगे और आराम से फिर से सीखेंगे। दो भागों में तोड़ना है। बहुत बार गलती होती, बार बार गलती होती, इन सब गलतियों को दूर करने के लिए एक काम, परिपथ में केवल इधर आर लगा है, इधर केवल एल लगा है, दिमाग लगाओ यहां पर। और सबसे पहला काम, प्रतिरोध से नहीं, वोल्टेज से नहीं स्टार्ट करना। समीकरण किससे बनाना स्टार्ट करोगे? धारा से। किससे बनाना शुरू करोगे? धारा से। मैंने लिखा आई। बताओ जरा एक बार, जब प्रतिरोध लगा होता है, अभी ट्रिक मैंने आपको बताई कि आई और आर, आई और जब आर लगा हो तो वोल्टेज दोनों सेम कला में होंगे। मतलब ये जो आई है, अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जो वी आर होगा, जब आर लगा होगा उस समय का जो वोल्टेज होगा वो धारा के साथ समान कला में होगा। तो मतलब ये बनेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये बातें बन गई। अगर मैं इधर बात करता हूं, तो अगर मैंने कहा इधर धारा का नाम आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो बताओ जरा, मैंने कहा था कि मेरे दोस्त ये जो एल लगा होता है इस समय धारा वोल्टेज से पीछे होती है, धारा वोल्टेज से पीछे होती है। तो मतलब समझ जाओ, वोल्टेज कहाँ होगा? आगे होगा। वोल्टेज कहाँ होगा? आगे होगा। अब वोल्टेज आगे होगा कितना? पाई बाई टू। तो ये अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी, अगर मेरी बात समझना, इसके पास ओमेगा टी है तो इसके पास ओमेगा टी से कितना ज्यादा होना चाहिए? पाई बाई टू। ऐसे बना लो। इससे क्या फायदा हुआ? देखो, ये श्रेणी क्रम में तो धारा की इक्वेशन सेम हो जाएंगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा के मान नहीं बदलता है, तो इस वजह से ये बन गया। अब बताओ,
अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बना पाएंगे तो अपने आप से क्या बोलेंगे? हाँ हम बना पाएंगे। अब दोनों को अगर मिला दो तो धारा तो सेम है, तो एक ही बार लिखना है, और ये लिख लेंगे हम, समझ गए? तो यहां से तीनों समीकरण क्या बनेंगे? एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा, समझ गए? जब दोनों को मिक्स कर देंगे। चलो आ जाओ, अब इनको हल करते हैं। ये यहां से मैंने सिखा दिया कैसे कैसे लिखना है। लिखेंगे जब परिपथ में प्रतिरोध R और प्रेरकत्व L दोनों श्रेणी क्रम में लगे हों, दोनों श्रेणी क्रम में लगे हों, तब I और V के समीकरण। अब देखो एक एक करके समीकरण लिखते चलेंगे हम लोग। जो I होगा वो किस रूप का बना होगा बताओ? I बराबर बना होगा अपने पास I नॉट साइन ओमेगा टी, ये बना लिया। अगर मैं बात करता हूं वी आर की, तो बताओ आई के अकॉर्डिंग बताओ, जब आर लगा होता है तो ये और ये दोनों सेम कला में होते हैं, मतलब अगर इसके पास ओमेगा टी तो इसके पास भी आगे ओमेगा टी होगा, साइन ओमेगा टी। तो जब बात करेंगे वीएल की तो यहीं से बताओ सोचकर, जब धारा धारा के साथ जब केवल एल लगा होता है उस समय धारा वोल्टेज से पीछे होती है, धारा पीछे होती है मतलब वोल्टेज आगे होता है, कितना? तो पाई बाई टू। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम पाई बाई टू इसको आगे रखेंगे, तो ये बना लेंगे वी नॉट साइन और ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देखो बन गए। ऐसे इस तरह से बनाते हैं, हमेशा किससे रिलेट करेंगे? धारा से ही बनाएंगे हर बार। अब सुनो जरा, तीनों चीजें एक एक करके पढ़नी है आपको। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परिपथ आरेख। फर्स्ट नंबर हेडलाइन अब पढ़ना है आपको, परिपथ आरेख। ये जो मैंने चीजें बताई ये बहुत कठिन थी, पता नहीं मैंने कैसे इतनी मेहनत की कि थोड़े सही हो जाए। इनको आप बार बार पढ़ते रहना। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है? परिपथ आरेख बनाना। परिपथ में हमें क्या क्या जोड़ना है बोलो? प्रतिरोध और प्रेरकत्व। तो मैंने ऐसे बनाया, ये ये मैंने जोड़ा प्रतिरोध, फिर एल मतलब प्रेरकत्व, कुंडली जोड़ दो, ये जोड़ दी गई कुंडली, ये दोनों चीज जुड़ गई। और यहां पर क्या बना देंगे? एक प्रत्यावर्ती स्रोत, और ये डिजाइन दे देंगे प्रत्यावर्ती। अब इसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम होगा आर और इसका नाम है एल। और अगर मैं बात करता हूं इसके सिरों के बीच वोल्टेज की, तो इसके सिरों के बीच का जो वोल्टेज होगा उसका नाम होगा वी आर, और जो इसके सिरों का वोल्टेज है वो होगा वी एल। और जो यहाँ का होगा ये परिपथ के स्रोत का है, ये होगा वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, और क्या होगा ये एक एक करके आप समझते चलेंगे। ये परिपथ आरेख कंप्लीट। सबसे पहला काम परिपथ आरेख बनाना, बस इतना दिखा देना, इसके सिरों का वी आर, इसके सिरों का वी एल, और इनका ओवरऑल जो परिणामी आएगा वो वी बराबर किस रूप का है? वी नॉट साइन ओमेगा टी के रूप का। किस रूप का होगा? वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी के रूप का। अब यहाँ पर बातें आपको समझनी है, अगला आपको क्या लिखना है वो सीखिए। परिपथ आरेख के बाद हम लोग वी आई आरेख बनाते हैं। यहाँ पर बनाएंगे वी आई आरेख या वी आई ग्राफ। इनको सीखना बहुत जरूरी है। ग्राफ आते हैं और बहुत बार पूछे गए और कंफ्यूजन बहुत बड़ी होती है, पर यहाँ जो मैं बता रहा हूं इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आपने ऐसे बना लिया, सुनना जरा ध्यान से। ये आपने कहा कि ये टाइम की है डायरेक्शन, टाइम ऐसे बढ़ रहा है, ये ओ की डायरेक्शन। मैं पूछूंगा ऊपर चलोगे जीरो से तो ये पॉजिटिव मिलेगा, नीचे चलोगे तो निगेटिव मिलेगा। इतनी बातें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता दी थी, वहां पर चित्र भी बनाया था मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूं,
आप पहले किसका बनाएंगे, जिसका मन हो उसका एक ग्राफ बना दीजिए, चाहे बोलो आई का बनाओ या वी आर का बनाओ, जिसका बनाना हो। मान लो मैंने कहा आई का बना दे रहे हैं, तो मैंने कहा आई यहां से स्टार्ट हो रहा है और कुछ यूं जा रहा है, जाने दो ऐसे। बताओ यहां पर कितना होगा एंगल, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा। तो मैंने ये बातें समझाई थी कि इनमें कुछ कठिन नहीं होता, यहाँ पर समझना है कि यहाँ तो जीरो होता है और यहाँ पर पाई होता है। यहाँ पर कितना होता है बोलिए, पाई। ये लो मैं इधर बना दूं पाई, इधर अच्छा बताओ, इधर जीरो इधर पाई, तो इधर कितना आ जाएगा बोलो, पाई बाई टू, इधर पाई बाई टू, इधर टू पाई होता है। अगर इधर टू पाई तो इधर पाई और टू पाई के बीच में क्या आता है, 3 पाई बाई 2। अरे ये देखो 90, 180 के बाद 270, 270 के बाद 360, 270 को हम लिखते हैं 3 पाई बाई 2। कैसे, पाई बाई 2 का मतलब 90, 9 तरीके 27, 270, समझ गए। तो ऐसे बन गया। अब यहां से ये आपने जो ग्रीन वाला ग्राफ बनाया है, इसको क्या नाम देंगे, तो आप कहना ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको मैंने नाम दे दिया है, किसका बनाया है बोलो, धारा का। तो आई बराबर बन गया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना बना लिया। आगे बात करते हैं, अब इसको उठाओ तो देखो जैसे जैसे साइन ओमेगा टी इसके पास है वही इसके पास भी है ना, मतलब जहां से आई वाला ग्राफ स्टार्ट हुआ है उसी जगह से आर वाला स्टार्ट हुआ होगा। क्यों, क्योंकि इनके दोनों ये जो ओमेगा टी सेम है, यही कला होते हैं, ये दिशा या फिर स्थिति को दर्शाती है और इनको देखकर ही ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर गया वैसे वैसे ये वाला भी ऊपर जाएगा, जैसे जैसे वो नीचे घटा वैसे वैसे ये भी नीचे घटेगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या हम करेंगे कि यहां से हम ऐसे बनाएंगे कुछ ऐसे ऐसे। ये लो बना दिया। अच्छा हाँ, ये जो ऊपर नीचे ग्राफ है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये देखना है जिस डिजाइन में ये वाला था ग्रीन वाला वैसे ये ब्लू वाला दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर केवल ये देखा जाता है वही डायरेक्शन होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो ऊपर है या नीचे, परिमाण अलग अलग हो सकता है, दिशाएं सेम रखना, बस ये बातें सेम है। कलांतर बस सेम होना चाहिए, क्योंकि वो कला सेम है तो कलांतर सेम होना चाहिए। अब आगे बात करता हूं मैं। अब बात आती किसकी बोलो, वीएल की। तो समझना, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। बताओ वीएल जो है धारा के हिसाब से, इसके पास ओमेगा टी है, इसके पास ओमेगा टी में कितना ज्यादा है, पाई बाई 2। ज्यादा है तो ऊपर चलना है, जीरो ये होता है मेन वाला। अगर जी आई यहां से स्टार्ट हुआ है और कोई चीज आई से ये वीएल ऊपर ज्यादा है, ज्यादा का मतलब प्लस की तरफ है, तो ऊपर से चलेंगे। अगर माइनस होता तो नीचे से चलते। तो उसके लिए हम ऊपर से चलेंगे, और कितना ज्यादा है, पाई बाई 2, तो ऊपर से आकर पाई बाई 2 की ओर मिलाएंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे, समझे। तो ये किसका बन जाएगा, ये भी बन जाएगा अलग अलग। ये जो है ग्रीन वाला, ये सॉरी ये पिंक वाला, ये किसका है, वीएल का। वीएल बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और जो ये ब्लू वाला है, ये है अपने पास वी आर का, ये है वी आर का, और वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाए, तो ये वी आई ग्राफ बन गया। अब बात आती है किसकी, तो हम पूछेंगे तो तीसरी जो ग्राफ बनाया करते थे, वो तीसरा ग्राफ था अपने पास कला आरेख का। तीसरा ग्राफ बनाएंगे अभी कला आरेख, थर्ड नंबर। कला आरेख, और कला आरेख से ही यहां से डेरिवेशन हल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कला आरेख ही इसमें महत्वपूर्ण है। सुनिए जरा, हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे जैसे अभी खींचे हैं, और ऐसे इसको खींच लेंगे। अब सुनना जरा ध्यान से, बड़े आराम से। इसका नाम ओ दे देते हैं, ये टाइम की डायरेक्शन दे देते हैं कि मान लो समय बढ़ रहा है। अब यहां पर आपको समझना है, देखो वी आर वोल्टेज बनाना केवल पहले, हमेशा इसमें किसको बनाना है, पहले वोल्टेज को। वोल्टेज की डायरेक्शन पहले दिखा दो,
या आई की डायरेक्शन दिखा दो। मैं तो कहता हूँ हमेशा जब कला बनाया करो ना तो इससे परिणामी वोल्टेज निकालते हैं। कला के बाद क्या निकालते हैं हम? परिणामी वोल्टेज। तो क्यों ना जब हम कला बनाए तो पहले वोल्टेज से आ जाते हैं। तो पहले आर वाला बनाना, और आर वाला हमेशा यही बनेगा। तो आर की डायरेक्शन मान लो इसी के ऊपर है जस्ट। ये मैंने कहा ये है आर की डायरेक्शन। आप कहना है ये है आर की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी है बोलो? वी आर की। किसकी? वी आर की। ये मैंने माना कि जो ओमेगा टी है ना उसकी डायरेक्शन ये है। तो बताओ अगर ये वी आर की डायरेक्शन है तो आई की डायरेक्शन भी यही होगी। तो इसी में एरो और बढ़ा करके इधर एरो बना देना और यहाँ पर लिख देना आई। तो वी आर और आई वाले दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। अब इसको देखो जरा, वी एल जो है चाहे वी आर से देख लो चाहे आई से देख लो, कितना ज्यादा है? पाई/2 ज्यादा है। मतलब जो डायरेक्शन आई की है उससे पाई/2 ज्यादा होगा कौन? वीएल। तो अगर मैं कह रहा हूं आई इधर जा रहे तो वीएल का मान किधर होना चाहिए? ऊपर। इससे 90 डिग्री ज्यादा, ज्यादा का मतलब ऊपर की ओर। तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो जो वीएल की डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर होगी और कुछ यूं होगी। ये है डायरेक्शन किसकी? वीएल की। ये डायरेक्शन होगी वीएल की। समझ गए? अब यहीं से आपके पास डेरिवेशन तैयार करने हैं आपको। यहां पर समझना, अगर मैं इसको ऐसे डैश डैश करके मिला दूं, इसको ऐसे से डैश डैश मिला दूं, और फिर मैं ऐसा करूं, ये बन गया था कल आरेख, बस इतना ही था। ठीक है, वो जो बनाया था। अब इसी में थोड़ा सा हम कुछ मिला करके कुछ बना देंगे और डेरिवेशन करेंगे। और ये जो लाइन आएगी ना, ये और इसको मिलाने वाली रेखा, इस पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ है, समझते चलना। इसको मैंने डैश डैश करके मिलाया। और यहां से अब आपको इसको मिला देना है। अपने उसमें सीधे मिला दें तो ये जो आएगा ना ये परिणामी वोल्टेज होता है। समझ गए? ये कौन सा होता है? परिणामी वोल्टेज। ये कैसे मैंने कह दिया परिणामी वोल्टेज होता है? आपने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सदिशों से संबंधित। वो क्या कहता है कि यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं बनाए तो उनका परिणामी परिमाण में उस विकर्ण को प्रदर्शित करेगा जो दोनों सदिशों के मिलान बिंदु से होकर गुजरता है। अब चूंकि आपने ये वोल्टेज और धारा को ऐसा डायग्राम बनाया है तो चित्र भी दिखाया है और दिशाएं भी दिखाई, तो ये थोड़ी देर के लिए समझो ये कैसा है? सदिश राशियां हैं। तो बताओ ये इसकी डायरेक्शन वी आर की ये है और वी एल की ये है, तो दोनों इस पॉइंट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर भाई साहब इधर की ओर देख रहे हैं तो ये वी आर की डायरेक्शन, इधर वी एल की, तो दोनों इस पॉइंट से गुजरे हैं कि नहीं? और मैंने डैश डैश करके मिलाया तो ये एक समांतर चतुर्भुज बना कि नहीं बना? बन गया। तो इन दोनों से एक विकर्ण यहां से खींच सकते थे, एक यहां से खींच सकते थे, पर ये वाला खींचते तो इसकी डायरेक्शन उधर जा रही, इसकी इधर जा रही, तो ये दोनों को मिलान बिंदु तो नहीं हुआ। भाई ये दोनों मिल रहे हैं क्या? इस पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं कि नहीं? तो ये वाला विकर्ण कौन सा होगा? वो विकर्ण होगा जो दोनों सदिशों को मिलान बिंदु से होकर जा रहा है। तो ये परिणामी हुआ। अब ये वी निकालना है हमें, इसी वजह से इतनी जगह मैंने एडजस्ट की थी ताकि अपना काम आसानी से हो सके। अब हल करेंगे परिणामी वोल्टेज डालकर। परिणामी वोल्टेज, सुने जरा, हमें पता है कि v का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर प्लस 2 VR VL कॉस थीटा। अब ये मैंने कैसे बना दिया? तो आपको ये पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज का नियम ही ये कहता है कि अगर दो सदिश p वेक्टर और q वेक्टर हो, दो सदिश p वेक्टर और q वेक्टर हो, तो उनका परिणामी जो आएगा PQ, वो फॉर्मूला बनाया करता था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। समझ गए बातें? मतलब जो सदिश हैं उनका वर्ग करते चले जाओ और उनके साथ कॉस थीटा ले लो। तो ऐसे बनाओ। तो अगर एक अपने पास एक सदिश p की जगह मान लो वी आर है और दूसरे की जगह वी एल है, तो एक की जगह वी आर, एक की जगह वी एल, वी आर वी एल, वी आर वी एल, वी आर वी एल कॉस थीटा। समझ गए? ऐसे बनाएगा।
अब ये आपको समझना है कि क्या मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर यूज कर सकता हूँ? बताओ। थीटा किन के बीच का कोण है? बोलो। वी आर और वी एल के। वी आर की डायरेक्शन ये, वी एल की डायरेक्शन ये। क्या एंगल 90 डिग्री नजर आ गया? ये है 90 डिग्री। तो रखो जरा, v बराबर क्या बनेगा अपने पास? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर प्लस 2 VRVL कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बता दो मुझे। 0 होती है। तो वी आर का स्क्वायर और ये वी एल का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर, वी एल का स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया, छोड़ दो, है ना। 0 से गुणा 0। अब देखो यहाँ पर समझना, v बराबर, बताओ वी आर बराबर आई आर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? क्योंकि जब आर होगा तो प्रतिरोध आर होगा। पर जब ये वी एल की बात होगी तो बताओ आई तो रहेगा और एक्स एल आ जाएगा, क्योंकि जब एल होता था वहां पर प्रतिरोध का नाम प्रेरण प्रतिघात होता था। अभी पीछे पढ़ा क्या है ना। तो यहाँ पर वी एल, अब दोनों का स्क्वायर लगा था तो आई स्क्वायर इधर भी करो, और स्क्वायर करो, आई स्क्वायर करो, एक्सएल स्क्वायर करो। समझ गए? अब दोनों से मैंने क्या किया, आई स्क्वायर कर लिया कॉमन। तो जैसे ही आप करेंगे कॉमन आई स्क्वायर, तो अंदर बचेगा आपके पास आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। आई स्क्वायर से आई आ जाएगा बाहर और इधर बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। आई आ जाएगा डिवाइड में, तो वी बाई आई, और इधर बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। इस चीज को बड़े ध्यान से देखो जरा, और आपको पता चलेगा कुछ चीज हम पा जाएंगे इसको देखते हुए। क्या आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा कि जो इधर चीज v बटे आई लिखी, ये ओम के नियम है ना, v बटे आई। तो ओम के नियम में सोच कर देखो, v बटे आई बराबर आर हुआ करता था कि नहीं? पर यहाँ केवल आर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर के साथ साथ कुंडली का प्रतिरोध एल भी है ना, तो जिसे एक्सएल कहते हैं। तो ओम के नियम से यहाँ पर आप तुलना तो करेंगे, बशर्ते लिखेंगे थोड़ी सी बात अलग। इसका नाम मैं समीकरण ए देता हूँ, समीकरण ए। आप सुनना जरा, समीकरण ए की तुलना, समीकरण ए की तुलना ए की तुलना ओम के नियम से करने पर, ओम के नियम से करने पर हम पाते हैं कि अंडर रूट में इसको लिखो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है। क्या होगा बताओ? प्रभावी प्रतिरोध। अच्छा, प्रभावी प्रतिरोध क्यों लिखा जल्दी बताओ? प्रतिरोध क्यों लिखते हैं जब केवल आर होता? अब आर के साथ एक्स एल भी है तो उसका भी एक्सएल होगा, तो प्रभावी प्रतिरोध माना जाएगा, जिसे जिसे परिपथ की, यहां पर जो नाम है ना इसको दिमाग में बैठा लेना, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा कहते हैं, समझे? और प्रतिबाधा को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे बोलो? कैपिटल जेड से। याद रखना, प्रतिबाधा को किससे डिनोट करते हैं? बोलो। कैपिटल जेड से। जो ये लिखा था ना आपने, प्रतिबाधा, इसके आगे मैं एक ही लाइन पर लिख देता हूँ, प्रतिबाधा। तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं ये जो चीज है ना ये क्या है, तो बोलो परिपथ की प्रतिबाधा। अच्छा एक बात समझो, प्रतिबाधा का मतलब क्या होगा? अपने हिसाब से सोच कर बताओ। रुकावट, है ना। प्रतिरोध का मतलब रुकावट। तो जब छोटी सी रुकावट हो तो प्रतिरोध नाम दे देंगे, बड़ी सी आ जाए तो प्रतिबाधा दे देंगे। तो बस ये भी तो रुकावट ही हुई एक प्रकार की, मतलब ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, पर ये प्रभावी प्रतिरोध है। और जब प्रभावी हो जाए उसका नाम क्या देंगे हम हमेशा? प्रतिबाधा। तो क्या अब मैं लिख सकता हूं यहां से कि जो जेड बराबर है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर? कोई तकलीफ हुई बताएं इतना समझने में? उम्मीद है कि इतने में कोई तकलीफ आपको नहीं हुई। अभी इसके बारे में जानेंगे भी, ठीक। तो हाँ,
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, हाँ ये प्लस है यहाँ पर, समझ जाएंगे। बताएं कुछ दिक्कत हुई इतना समझने में? अगर ये एक डेरिवेशन समझ आया तो अगले वाले में टेंशन ना होगी, बहुत स्पीड में होगी। क्योंकि ये क्लास इस वजह से ये वाले इसमें देर लगी, क्योंकि ये मुझे समझाना बहुत ज़रूरी था। हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हो जो पहले लेक्चर को ना देख के आए हो, सीधे इसमें आ गए हो, तो ये मैंने ऐसे बताया। स्क्रीनशॉट सभी ले सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा और बताना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में अभी आपको कुछ चीज़ें और सीखनी है। मैं यहाँ से इनको मिटाता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। स्क्रीनशॉट ले रखा है तो इसको ख़त्म कर दिया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बस इतना बता दो प्रतिबाधा क्या होती है, सबसे पहले नंबर पे आपको पढ़ना है प्रतिबाधा। जितनी चीजें इसमें पढ़ रहे हैं ना, उतनी हर किसी में पढ़नी है, तीनों डेफिनेशन में, ये जो जितनी आगे मिलेंगी। हम क्या लिखेंगे? परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को, परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को उस परिपथ की, उस परिपथ की प्रतिबाधा, और आगे मैं लिख दूं सीधे जेड, तो समझ आना, जेड से डिनोट करते हैं, जेड कहते हैं। तो आज के बाद आपको ये याद होगा कि जब भी कोई भी हम परिपथ पढ़ रहे होंगे, उसका जो प्रभावी प्रतिरोध आएगा 100% तय है कि उसका नाम क्या दिया जाएगा? प्रतिबाधा। अब आ जाओ इसका फॉर्मूला लिखते चलते हैं। इसके लिए जब ये अभी पढ़ रहे हो ना, इसके लिए हम लोग लिखेंगे जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। क्या यहीं पर अगर आप समझदार हो तो थोड़ी सी लाइन और बढ़ा लो और यहीं पर लिख लो आर का स्क्वायर लिख रहने दो, और एक्सएल बराबर ओमेगा एल स्टार्टिंग में पढ़ा कर आए हैं कि नहीं? एक्सएल बराबर ओमेगा एल, यहाँ पर लिख लेंगे ओमेगा एल और इसका लिख लेंगे होल स्क्वायर। और जब जरूरत पड़ेगी तो ओमेगा को 2 पाई एफ में भी तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। सुनिए जरा, एक चीज मिली, दूसरी बात आपको क्या पढ़नी है इसी में, दूसरी डेफिनेशन आपको पढ़नी है शक्ति गुणांक। अब शक्ति गुणांक क्या है? ये एक दूसरे के साथ सब कनेक्ट है और बिल्कुल आसान है। जितने इसमें पढ़ रहे हैं वही हर बार पढ़ते चले जाएंगे, बस अलग अलग परिपथ के लिए अलग अलग चीजें बदलती जाएंगी। शक्ति गुणांक क्या होगा? परिपथ में लगे प्रतिरोध। अच्छा, जब प्रतिरोध की बात आएगी तो किसको दिमाग में लाओगे? जल्दी बोलो। आर को, है ना? परिपथ में लगे प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब आर, और उसी परिपथ की प्रतिबाधा, उसी परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा के अनुपात को परिपथ में लगे प्रतिरोध आर और उसी परिपथ में लगे प्रतिबाधा के अनुपात को उस परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक, और मैं शॉर्ट में इसी में लिख दे रहा हूँ क्योंकि लाइनें कम है, जगह कम है। और इसको हम कॉस फाई से डिनोट करते हैं, पूरा कॉस फाई, फाई नहीं कॉस फाई, ठीक है, गुणांक कहते हैं। चलिए फिर इसको देखते हैं और हल करते हैं कि ये क्या बनेगा। अब ये इसका फॉर्मूला बनाना है आपको, तो बताओ कॉस फाई बराबर, आपने क्या कहा, क्या आपने कहा? जो आर आएगा और जो जेड आएगा इनका अनुपात ही तो कहलाएगा शक्ति गुणांक। देखो आर और प्रतिबाधा जेड। अब बताओ आर की वैल्यू तो आर ही होती है। इस परिपथ में, एल आर परिपथ में प्रतिबाधा क्या आई थी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, बराबर में लिख सकते हो आर बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये भी सीख जाओगे कि ये क्या होगा। ये है पूरा शक्ति गुणांक। इनमें से जिसकी जरूरत पड़ेगी वो आप
यूज कर सकते हो और हल कर सकते हो। अब एक तीसरा जो आता है उसको भी आप समझ लीजिए जरा। वो चित्र से बनेगा। चित्र मैं इसको मिटा दूं कहीं और मैं लिख दूं। चलो बताओ, इसको मैं मिटाता हूँ, इधर की भी अब कोई ज़रूरत नहीं, तो नोट हो ही चुका है। समझे ज़रा अब इसको। कलांतर के लिए जो परिपथ आरेख बनाया था ना, कला आरेख, उसको मैं इधर फिर से एक बार बनाकर दिखाता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। जल्दी से बस समझना। इधर की ओर वी आर था कि नहीं, जल्दी बोलो। इधर था वी आर और इधर था वी एल, और इनको ऐसे ऐसे मिलाया गया था, ऐसे। तो ये जो बनता है ना, इसका नाम होता है फाई। क्या नाम होता है बोलो? फाई। अगर मैं आपसे पूछूं इतना वीएल है तो इतना कितना होगा, जल्दी बताओ, सोच कर बताओ। ये वीएल है तो ये भी कितना होगा? वीएल होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये वी आर है ना, नीचे वाला वी आर है। वी आर कहाँ का है बोलो? नीचे वाला कहाँ का है? नीचे का है। ये बातें भूलना नहीं आपको। ये है वी आर। ये हो गई वी आर की डायरेक्शन। बस हमें इतने की ही डायरेक्शन लेनी थी, केवल समझाने के लिए मुझे। अब समझो जरा, मैंने कहा आपसे टेन फाई निकालो, टेन फाई। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, जल्दी से बोलो, लंब बटे आधार। तो टेन फाई बराबर, क्या आप ये कह सकते हो लंब के वैल्यू एंगल के सामने की भुजा लंब, तो वी एल ऊपर और आधार क्या होगा? वी आर नीचे। क्या आप कह सकते हैं कि वी एल बराबर आई एक्स एल हो जाएगा और वी आर बराबर आई आर हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि जब आर होता है उस समय वी बराबर आई आर लग जाता है। अब जब एल लगा होगा उस समय जो प्रतिरोध होगा ना, वो प्रेरण प्रतिघात कहलाता है, तो एक्सएल आता है। इनको कट करो जल्दी से, ये आई से ये वाला आई खत्म। बताओ जरा, टेन फाई की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी अपने पास? टेन फाई एक्सएल अपॉन आर। तो बताओ, टेन की पावर प्लस एक उधर जाएगी तो माइनस एक। इस तरह से जब फाई की जरूरत पड़े तो आप फाई भी निकाल सकते हैं। इतनी चीजें हर एक डेरिवेशन में पढ़नी है। समझ आया? ये एक डेरिवेशन ऐसे कंप्लीट होता है। वो कहाँ तक पूछेगा मुझे नहीं पता, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि एक में मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया है और आराम से समझाया है। अब अगले में जिम्मेदारी आपकी कि हर एक चीज को जल्दी जल्दी समझे। एक बार कोई मुझे टाइम जरूर बता देना। 10। जब परिपथ में प्रतिरोध आर आर व धारिता सी दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों श्रेणी क्रम में हो, में लगे हों, तब धारा आई और वी के समीकरण निम्नलिखित होंगे। और क्या होंगे वो आप समझिए। आई और वी का मतलब धारा और वोल्टेज। मैंने कहा श्रेणी क्रम में लगे हैं तो धारा का मान सेम होता है। सबसे स्टार्टिंग में किसकी इक्वेशन बनाओगे? धारा की। तो समझना, अगर मैंने कहा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, कलर चेंज करो अच्छा लाऊं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो बताते चलिए आर लगा है तो जो वी आर का मान होगा वो क्या होगा? तो आप बोलेंगे अभी अभी सर हम पढ़ के आए कि जो आई जब आर लगा होता है तो आई और वी आर आपस में समान कला में होते हैं, तो जो वी आर का मान होगा वो वी नॉट
साइन ओमेगा टी होगा। अच्छा मुझे एक बात बता दो, कला कहाँ से पहचान होती है, बोलना यहाँ से, ओमेगा टी से। अगर इसके पास ओमेगा टी तो इसकी भी ओमेगा टी कर दो, कला सेम। अब धारा की बात इसमें आ जाते हैं वोल्टेज में। तो जो यहाँ पर वीसी होगा, समझना एक बात को, जब सी लगा होता है तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई कि सी में धारा आगे होती है। सी जब सी लगा होगा तो धारा आगे होगी। तो किससे आगे होगी बोलो, वोल्टेज से आगे होगी। अगर धारा वोल्टेज से आगे है, मतलब धारा आगे है, तो वोल्टेज कहाँ होगा बोलो, पीछे होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं V क्या होगा, तो V नॉट साइन ओमेगा टी, और पीछे का मतलब माइनस करना, कितना पीछे था बोलो, π/2। तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे π/2। तो देखो अगर धारा के पास ओमेगा टी है तो वीसी के पास पक्का ओमेगा टी से कितना कम होगा, π/2 कम होगा। भाई इक्वेशन धारा के हिसाब से बनानी है। तो अगर धारा आगे होती है मतलब वोल्टेज पीछे होता है, तो धारा के समीकरण को ना चेंज करते हुए वोल्टेज के समीकरण को चेंज कर लेना, क्योंकि इस श्रेणी क्रम में धारा का मान सेम होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। अब यहां से देखो एक एक चीज करके जल्दी जल्दी समझते चलना। सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिपथ आरेख। अब तो बहुत आसान हो जाएगा, उसमें पहले बतानी थी बहुत सी चीजें, इस वजह से उसमें टाइम लगा था। परिपथ आरेख बनाते हैं, परिपथ आरेख। सबसे पहला काम हमें क्या क्या लगाना है, तो आर लगाना है और सी लगाना है। ये लगा दिए गए दोनों, आर और सी। ये है आर और ये है सी। इसके सिरों के बीच का वोल्टेज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता दीजिएगा कि इसके वोल्टेज सिरों का नाम वी आर होगा और इसके सिरों का नाम वी सी होगा। और ये परिणामी होगा, मतलब V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी के रूप का ही होगा। आते हैं यहाँ पर, हल करते हैं जरा आगे। और दूसरे नंबर ये परिपथ आरेख बनकर आपके पास तैयार। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, ये तैयार हो गया। सेकंड नंबर पर आप देखिए, सेकंड नंबर पर हम लोग तैयार करेंगे VI ग्राफ। VI ग्राफ के लिए आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहला काम, एक लाइन ऐसे खींचनी है आपको और एक लाइन ऐसे खींचनी है। और यहां से आपको किसी एक कलर को, पहले तो मैं ये करता हूँ, ये टाइम की डायरेक्शन दिखा देता हूँ, और ये मिड पॉइंट है O या 0 दिखा देता हूँ। यहां से अब आपको एक एक करके डायरेक्शन बनानी है। देखो यहां पर सबसे पहले काम, चाहे आई को बना लो चाहे वी आर को बना लो। मैंने कहा आई बना लो, तो ये जो साइन ओमेगा टी, तो अगर यहां पर ओमेगा टी है तो उसको ही पहले बना लो, चाहे इसको चाहे इसको। तो मैंने कहा ये मैं आई को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने किसको बनाया बताओ, आई को। ये जो येलो वाली इक्वेशन है, ये जो ग्राफ बना, ये आई का बना है। यहाँ लिखता हूं मैं आई बराबर, ऊपर की ओर लिखो, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बातें याद रखना, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर दूसरी बात, अब मैं कलर चेंज करता हूँ, दूसरा कलर लेने के बाद दूसरी को बनाता हूँ। फिर मैं इसको बनाता हूँ, तो जहां से जितना ओमेगा टी इसके पास है वही ओमेगा टी इसके पास है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये जैसे गया वैसे वैसे ये भी जाएगा, बस परिमाण ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। हम यहीं से शुरू करेंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे निकाल देंगे, ऐसे। ये लो अब बना लेंगे ऐसे। इस तरह से ये बन जाएगा अपने पास आर वाला। ये ग्रीन वाला कौन सा है बताएं, आर का है, वी आर वाला। तो यहाँ पर इसको भी लिखना जरूरी है, ग्रीन वाले हो तो वी आर दिखाना जरूरी है। ग्रीन वाला है वी आर का, इधर से लिखते बन जाएगा वी आर बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसमें स्पेस मुझे बचाना है। क्या करना होगा, मुझे कम जगह पर ही अरेंज करना होगा। अब एक और कलर लेते हैं, अब कौन बचा, ये वी सी।
बस इतना बता दो कि इसको देख लो चाहे इसको देख लो, इसके पास -π/2 है कि नहीं, तो माइनस है तो नीचे से जाएंगे, अगर प्लस होता तो ऊपर से जाते। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऊपर होता तो पॉजिटिव होता तो ऊपर से जाते, निगेटिव है तो नीचे से आएंगे। ये बताओ इसका नाम क्या होगा, बोलो पाई होगा। इसका नाम क्या होगा, पाई। यहां पर कितना होगा, बोलो 2π। यहां पर कितना होगा इन दोनों के बीच में, यहां पर कितना होगा, बोलो π/2 होगा। यहां पर इन दोनों के बीच में कितना होगा, तो बोलना 3π/2 होगा। समझ गए। अब बनाते हैं यहां से जरा, ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे से जाना है, तो हम ऐसे चलेंगे, इधर से π/2 में मिले, 3π/2 में मिले, ऐसे निकाल लेंगे। समझ गए। ये जो बन के आएगा, ये वाली जो इक्वेशन है, ये किसकी है, तो आप ये बताएंगे VC की है। और VC बराबर है V0 sin ω t -π/2। इस तरह से बन के तैयार। तो ये बन गया VI ग्राफ आपके पास। अब एक फेजर आरेख बनता है। तीसरा तीसरा अपने पास आएगा कला आरेख, जिसे फेजर डायग्राम भी कहते हैं। चलो तीसरा लिखते हैं कला आरेख। कला आरेख। अब देखो ये बहुत जल्दी जल्दी भी होते जा रहे हैं, पहले टाइम लगा था क्योंकि उसे मुझे सिखाना था बहुत आराम से। यहां से मैंने क्या किया कि सबसे पहला काम, मुझको एक लाइन ऐसे खींचनी थी, एक लाइन ऐसे खींचनी थी, ये हम लोग जान चुके हैं। ये टाइम की डायरेक्शन आपको दिखा देनी है और ये बिंदु दिखा देना है। ओह, अब यहां से आप कोई भी कलर दो ले लीजिए अलग अलग। देखिए VR और VC दिखाना है, तो पहले VR दिखा दो। मैंने कहा था ना वोल्टेज, इससे वोल्टेज निकालेंगे तो पहले में वोल्टेज दिखाना है। तो VR ω t है, तो मान लो मैंने कहा ये ω t वाले की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है, बोलो VR की। ये मैंने कहा भाई साहब ये VR की डायरेक्शन है अपने पास। तो बताओ इसके पास ω t, इसके पास भी ω t, मतलब यही डायरेक्शन किसकी होगी, I की। पर हमें I की जरूरत पड़ेगी नहीं आगे। अब दूसरा कलर लेते हैं और दूसरे को देखते हैं। हम अगर इसको ध्यान से देखें तो VR की अपेक्षा VC कितना कम है, बोलो π/2 कम है। ये ω t है, इसके पास -π/2। ω t में कितना कम है, π/2 कम है। कम का मतलब नीचे है, निगेटिव साइड में, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। कम कहे तो नीचे की ओर। तो बताओ अगर आपसे कोई कहे कि VR ये डायरेक्शन है तो VC की डायरेक्शन तो बोलना उससे π/2 कम, मतलब नीचे की ओर, तो सीधे ऐसे घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे, तब तो 90 अंश आएगा नीचे। तो जो VC की डायरेक्शन है वो ये है, ये डायरेक्शन है VC की। ये निगेटिव है, वो पॉजिटिव। ये डायरेक्शन है VC की। समझ आएंगे। दिखाई दे रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूं। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होगी अपने पास VC की। क्या दिख जाएगा, दिख जाएगा, देख लो। बहुत सही दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे भी लिख सकता हूँ, हल्का सा VC। ठीक है, बन जाएगा। अब सुनिए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका मुझे परिणामी दिखाना है, तो कहेंगे आप सर ऐसे करिए, इसको भी ऐसे डैश डैश करिए इधर की ओर, इसको भी इधर डैश डैश करिए। कर दिया, दोनों को मिला देंगे, ऐसे डैश डैश मिल गया। अब इनके यहां से इस पॉइंट से दोनों यहीं पर मिले हैं ना, यहां से एक लाइन खींच देंगे, इस जगह को मिला देंगे। ये जो डायरेक्शन है ना, ये परिणामी है V। ये क्या है, बोलो परिणामी है V। और इसी को आपको निकालना है, और ये कितना है कलांतर, बोलिए ये पाई। अब यहां पर आपको समझना है जरा कि ये कैसे निकालेंगे। यहां से अब आगे देखिए, सबसे पहला काम परिणामी वोल्टेज निकालना। परिणामी वोल्टेज। अब थोड़ी चीजें आसान लगने लगी हैं। सुनिए जरा, क्या मैं सीधे फॉर्मूले लिख दूं एक बार। फॉर्मूला जो V होगा वो आएगा VR का स्क्वायर पहला, दूसरा VL है, सॉरी VC है तो VC का स्क्वायर,
+2 पहला मतलब वी आर, दूसरा मतलब वी सी, और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा, हाई नहीं थीटा। तो वी बराबर कितना आएगा अपने पास? अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहेंगे ये वी आर का स्क्वायर है, ये वी सी का स्क्वायर है, और ये 2 VR VC और कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे। क्यों लेंगे, इसका जवाब आप तुरंत अभी देख लीजिए। एंगल किसके बीच का लेना है बोलो? VR और VC की। VR की डायरेक्शन ये है, VC की डायरेक्शन ये, इन दोनों के बीच ये पूरा एंगल कितना है बोलो? 90 डिग्री हुई कि नहीं हुई? VR VC के बीच का तो 90 डिग्री आया। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बोलते जाएं? बोलिए 0 होगी। तो ये VR का स्क्वायर आएगा और ये VC का स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? और उससे कोई मतलब ही नहीं, वो 0 हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ V बराबर, तो आप कहेंगे सर देखिए VR है तो IR बनेगा, और अगर VC है तो IXC बनेगा। अब सर ऐसा करें, दोनों में स्क्वायर था तो इसमें भी स्क्वायर लगा लीजिए, इसमें भी लगा दें, इसमें भी लगा दें, और इसमें भी लगा दें। समझ गए ना? VR बराबर IR, VC बराबर IXC, दोनों में स्क्वायर तो दोनों में स्क्वायर करिए। तो V बराबर अंडर रूट, यहाँ से आई स्क्वायर कर लीजिए कॉमन, तो इससे बचेगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से आई आ जाएगा बाहर, तो अंडर रूट में बचेगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो आई आ जाएगा डिवाइड में, तो V बटे में आई, इधर आ जाएगा अंडर रूट, सॉरी ये XC चल रहा है यहाँ पर, VC है ना, तो यहाँ पर IXC आएगा, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। IXC है, तो ये R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर बचेगा। अब ये बताइए ज़रा, इसी को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ इससे क्या आप समझे? तो आप कहेंगे फिर से ओम का नियम की अगर तुलना करेंगे तो ये जेड बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर से बनेगा ना। तो इस बार क्या मैं बार बार करूं? नहीं, मैं बार बार नहीं करने वाला, आप अपने आप से खुद करिएगा इस बात को। अब मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं सीधे लिख सकता हूं, वो अपने अपने आप से लिख लीजिए। कहाँ से? ओम के नियम से तुलना करने पर, इसके नीचे का काम है ओम के नियम से तुलना करने पर। और आगे ये चीज़ जो मैंने पीछे लिखाई थी वो पूरी लिखते चले आना, लिखते चले आना, लिखते चले आना, यहाँ तक चले जाना, यहाँ तक चले जाना, यहाँ तक चले जाना, फिर लास्ट में कहते हैं मिल जाएगा। फिर इसके बाद से मैं लिख देता हूँ कि जो ये जेड है ना, वही है ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ये बदल कैसे गया। तो ध्यान रखना कि देखिए ज़रा, यहाँ पर परिपथ बदला है, क्योंकि R और C आ गया तो प्रतिरोध प्रतिबाधा भी बदल जाएगी, तो इस वजह से ये बनके तैयार। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया पूरा? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आप सभी पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं, तो अपने लिए भी सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इधर का मिटा दूँ, इधर की कोई ज़रूरत नहीं, इससे कुछ काम आता है तो बार बार ना बनाना पड़े, इस वजह से ये भी ज़रूरत है। मैं इधर का मिटाता हूँ, और यहाँ पर जो चीज़ें फिर से इसमें प्रतिरोध, सॉरी प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक और टैन वाला निकालेंगे। तीनों चीज़ बार बार निकालने हैं आपको, हर परिपथ के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आपको जो निकालना है, वो सबसे पहले निकालना है अपने पास प्रतिबाधा। प्रतिबाधा की कभी भी डेफिनीशन चेंज नहीं होगी, प्रतिबाधा की कभी भी डेफिनीशन चेंज नहीं होगी। बोलते रहिए, शक्ति गुणांक की डेफिनीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। तो जो पहले थी वही अभी भी लिखनी है आपको, हिंदी में बार बार नहीं लिखूंगा। तीसरे नंबर पे कलांतर के लिए, इस वजह से कह रहे थे अब जल्दी हो जाएगा। जितना टाइम पहले वाले पे लगा था उतना तो अब ये उतने में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। चलो प्रतिबाधा जल्दी से बोलो, जेड बराबर क्या आएगी अपने पास? बोलना अंडर रूट, जेड आएगा वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अभी लिख के तेरा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब बोलिए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं इसको और भी कुछ लिख सकते हैं तो आप कहना R स्क्वायर प्लस XC बराबर 1/ओमेगा C पढ़ा था, इसका स्क्वायर लिख सकते हो। और कुछ लिख सकते हो तो जी सर हम इसको लिख सकते हैं R का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा की जगह में 2πf लिख सकते हैं, और आगे है C, इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। पहली बात समझ आ गई?
दूसरी बात क्या है, शक्ति गुणांक, कॉस फाई होता है शक्ति गुणांक, और वो क्या होता है आर बाई जेड। तो आर अपनी जगह में तो है ही, जेड की वैल्यू कितनी है बोलो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। बाकी ये चेंजमेंट करते जाओगे तो ये बदलता चला जाएगा, तो इस तरह से ये समझ जाना। कलांतर के लिए आ जाओ, इसमें टेन फाई निकालना है आपको। तो बताओ टेन फाई अगर मैं लिखूं, टेन फाई, तो लंब बटे आधार होता है कि नहीं। ये कलांतर कहाँ से निकाल रहे हैं, तो मैं एक एरो बनाता हूँ, इस ग्राफ से निकाल रहे हैं। तो बताओ एंगल के सामने की भुजा लंब होती है कि नहीं। समझो जरा, अगर मैंने कहा ये VC है तो ये भी VC होगा कि नहीं होगा, ये VC तो ये भी कितना होगा VC, और ये अगर VR है तो ये तो VR है ही ना। तो VC लंब और आधार VR, लंब की जगह में आ जाएगा VC, आधार की जगह में आ जाएगा VR। यहाँ से अगर आप तोड़ेंगे इसको तो आप पाएंगे कि ये tan फाई बराबर VC मतलब I और XC है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध नहीं, प्रेरण धारती प्रतिघात बन जाता है। नीचे क्या आ जाएगा बोलो IR। और मैंने क्या सिखाया था, ये कट जाएंगे, I से I कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि जो अब बनेगा वो कितना बनेगा, बराबर में XC और बटे में R। tan की पावर प्लस एक बराबर ये है, तो फाई अगर केवल निकालेंगे तो ये tan की पावर माइनस एक, मतलब इधर इनवर्स बना देगा, और XC बटे में कितना आ जाएगा R। इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं। देखो ये आसान लगा, पहले एक केवल पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, अगर वो चीजें आपके समझ आने लगी तो बाकी तो सब उसी से बनते हैं, कर सकते हैं आसानी से। ये लो बना दिया, ये भी सेव कर लेता हूँ। इनकी डेफिनेशन लिखना ना भूलिएगा, जो सेम पीछे वही अभी भी। ठीक, ये पूरा खत्म, तो ये बन गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं और उसको भी हल करते हैं। ये सर, यहाँ पर भी बहुत आसान चीजें, अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि हर एक चीज पढ़ चुके हो आप। इसमें जब परिपथ में C और परिपथ L लगे हों तब समीकरण, तब क्या लिख देंगे, इस स्थिति में, मैं सीधे लिख देता हूं, इस स्थिति में I, V के समीकरण निम्नलिखित होंगे। चलो लिखते हैं, समीकरण निम्नलिखित होंगे, पर कैसे होंगे वो आप जानेंगे। देखिए ध्यान से आपको समझना है, C लगा है और L लगा है, जानेंगे कि ये एक अनुनादी परिपथ भी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले ही डाल दो क्योंकि ये मुझे याद आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा ये। अब समझते चलें इसमें क्या क्या आपको करना है। जो समीकरण बनेंगे ना, पहली बात तो I से ही स्टार्ट करना है, तो I बराबर बनेगा I नॉट साइन ओमेगा टी। फिर इसके बाद VC बनाना है, क्यों, क्योंकि C लगा है, R तो लगा नहीं इस बार। तो पढ़ना आपको इसी से है। बताओ जब C लगा होता था, समझो जब C लगा हो तो धारा C से आगे होती थी, आगे होती थी ना, तो धारा आगे है मतलब वोल्टेज कहाँ होगा बोलो, पीछे होगा। जब परिपथ में C लगा होगा उस समय धारा आगे होती है तो वोल्टेज कहाँ होगा, पीछे होगा। तो अगर कितना आगे था π/2, तो वोल्टेज कितना पीछे होगा, π/2 पीछे होगा। तो जो VC की वैल्यू होगी वो V नॉट साइन, अब धारा से π/2 पीछा करना, तो ये ओमेगा टी तो है ही इसके पास, तो इससे ये कितना कम होगा, π/2। यहीं पर जब मैं VL की बात करता हूं तो बताओ जरा, जब परिपथ में प्रेरकत्व L लगा होता है उस समय जो अपने पास धारा होगी वो पीछे होती है। धारा कहाँ होती है, पीछे होती है। अगर धारा पीछे मतलब वोल्टेज आगे, तो आगे के लिए हम क्या करेंगे, V नॉट और साइन ओमेगा टी करेंगे, और इससे π/2 आगे करना है तो प्लस का क्या कर देंगे, π/2। समझ आ गई बातें। अब यहां से आप आसानी से हल कर सकते हैं, जरा देखिए अब कैसे हल करेंगे आप। सबसे पहली हेडलाइन आपको डालनी है परिपथ आरेख। नंबर 1, परिपथ आरेख।
सुनिए जरा, परिपथ आरेख कैसे बनाना है हमको तो बिल्कुल आसान बात पता है कि परिपथ आरेख के लिए जो जो दी गई है बस वही वही जोड़ देना है। सी और एल जोड़ना है। सी का मतलब धारिता जोड़नी है, तो धारिता का ये सिंबल बना चुके थे। प्रेरकत्व का, कुंडली का ये सिंबल होता है, और इन दोनों को जोड़ देना है। बस बन के तैयार अपने पास। ये बना दिया गया। अरे, ये सी और ये एल। बताओ इसके सिरों के बीच का वोल्टेज का नाम क्या हम लोग दे सकते हैं? यहाँ के सिरों के बीच का वोल्टेज का नाम VC होगा, और इसके सिरों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो VL माना जाएगा। समझ जाएंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? परिणामी, मतलब वो बनेगा कुछ इस टाइप का ही, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब आगे सुनिए जरा, दूसरे नंबर पर एक चीज बन गई। दूसरे पर चलते हैं। यहां पर क्या बनाएंगे हम लोग? VI ग्राफ। VI ग्राफ। अगर मैं आपसे पूछूं VI ग्राफ क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे सबसे पहला काम जो होगा अपने पास, वो हमें याद रखना है कि एक लाइन खींचना सीधी। एक ये मैंने ऐसे खींची, और एक ये मैंने ऐसे खींची। ये टाइम की डायरेक्शन मैंने दिखा दी, ये O की डायरेक्शन दिखा दिया। इधर पॉजिटिव दिखा देता हूं मैं, और नीचे नेगेटिव दिखा देता हूँ। ये चीजें बन गई। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है तो आप तुरंत बना लेंगे। देखो जरा, इसमें कभी भी आपको ना तो VL पता है, वो R पता है। R कहीं है क्या? नहीं। तो VL और VC को दिखाना है। अब धारा I0 साइन ओमेगा टी है कि नहीं? तो मान लो ये धारा की डायरेक्शन है, रेड अलर्ट है, ये धारा की डायरेक्शन। ठीक है। अब एक बात समझो, इसी धारा को आधार मानते हुए आपको समझना है। कलर ये ले लेता हूँ, ये ले लो। बताओ, जो VC है धारा के अकॉर्डिंग पीछे है, कम है कि नहीं बताएं? देखो पीछे है ना, माइनस। तो धारा अगर ये डायरेक्शन, तो VC की वैल्यू इधर की ओर होगी, नीचे की ओर। तो ये डायरेक्शन जो होगी वो VC की होगी। इतनी बात समझ गए? ये डायरेक्शन किसकी है बोलो? VC की। अब जो दूसरी डायरेक्शन बची वो किसकी बची है अपने पास, उसको भी देखते हैं। बताओ, VL धारा के हिसाब से आगे है ना π/2, तो धारा की डायरेक्शन ये, तो इससे आगे मतलब ऊपर की ओर, पॉजिटिव, तो ऊपर की ओर जाएंगे। यहां पर हो जाएगा VL। ये डायरेक्शन है अपने पास VL की। ये डायरेक्शन किसकी है बोलो? VL की। अगर मैं आपसे एक बात कह दूं, थोड़ी सी बात यहां पर आपको समझना है। ये तो ग्राफ बन गया, लेकिन लेकिन यहां पर कई एक चीज ऐसी होती है जिसे आपको ढंग से समझनी होती है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहां पर VL का मान VC से ज्यादा कर दूं, मैं कर लूं अपने आप से, VL का मान VC से ज्यादा कर लूं, क्योंकि इसमें +π/2, इसमें -π/2, और ये समझ भी लो जिसमें प्लस है वो ज्यादा है। वो क्या है? ज्यादा है। अब मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं ताकि मैं जोड़ सकूं, समझा सकूं। यहां पर एक कोई चीज है, एक ऊपर से ताकत लगा रहा है, एक नीचे की ओर लगा रहा है। इसके पास ज्यादा है तो ये किधर की ओर जाएगा बोलो? ऊपर की ओर जाएगा। अब एक बात समझ रहा, अगर इसके पास 10 ताकत है, इसके पास 2 ताकत है, तो ये कितनी ताकत से ये वाली चीज ऊपर जाएगी? 8 ताकत से। क्यों? 10 तो थी, 2 इसके पास है, तो 2 तो ये खत्म कर देगा, तो कितने से जाएगा? ऊपर से। मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले घटा रहे हो कि नहीं? तो जब अगर मैं ये मान लूं कि यहां पर जो चीज है VL और VC, चलो अभी छोड़ दो ये तो, अगर ज्यादा मान लो तो ऊपर की ओर क्या आ जाएगा? VL माइनस VC आ जाएगा। पर फिलहाल अभी आपको ये बिल्कुल छोड़ देना है। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर तीसरे कंडीशन पे। जब इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ये मैं बताऊंगा जरूर। ये बता दिया मैंने ना, इससे मैं पूछूंगा कि जब अगर VL का मान ज्यादा हो जाए तो VC नीचे, तो इसका अंतर क्या आएगा? ऊपर परिणामी चला जाएगा, VL माइनस VC। जब जरूरत पड़ेगी मैं आपसे पूछूंगा, फिलहाल आज तो नहीं, अगली बार। अब इसके बाद कला आरेख पढ़ रहे हैं।
कला आरेख में भी सेम काम करना होता है हमें। वो सेम काम क्या है, एक लाइन खींचना। ये मैंने खींची एक लाइन। अरे, ये वीआई ग्राफ मैंने नहीं बनाया, ये कला आरेख है। चलो कोई बात नहीं, अब इसे मैं कला आरेख नाम दे देता हूँ और नीचे वीआई ग्राफ बना देता हूँ। कला आरेख, यही तो है कला आरेख। ये है कला आरेख। वीआई ग्राफ में तो लाइनें खींचते ना, वो जो ऐसे ऐसे डिजाइन वाली। अब मैं खींच देता हूँ वीआई ग्राफ। बात से मैं चाहे अभी खींचे चाहे बाद में। इसके बाद लेकिन परिणामी वोल्टेज भी बनाना है, ये बातें मत भूलिएगा, ध्यान दिलाते रहना। यहां से मैंने एक लाइन ये खींची, ये मैंने खींची एक लाइन, और एक खींची ये लाइन। ये टाइम की डायरेक्शन दिखा दी। अब यहाँ से आपको समझना है और बड़ा ही बढ़िया ये बनता है। एक बार और जरा मैं ये ओ नाम दे दूं, ऊपर पॉजिटिव लिख दूं और नीचे निगेटिव लिख दूं, और अब मैं समझाना शुरू कर दूं। देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ध्यान से बताना आई की डायरेक्शन, ये साइन ओमेगा टी है, तो मान लो मैंने कहा कि ये जो ये मैं बना रहा हूं ये आई वाला बना रहा हूं, ग्रीन वाला किसका है, आई का। ये बना कुछ आई का ऐसे। अब यहां से आपको समझना है जरा, ये बन गया तो अब हम कोई कलर और लेते हैं और दूसरे से बनाते हैं। मैंने कहा ये आई की डायरेक्शन है। समझ जाएंगे, इतना काफी है। ठीक है, बन जाएगा, आप समझ जाएंगे, इतने में काफी है। सुनो जरा, यहां से अब दूसरी बात। अब हमें इसको देखना, वीसी बताओ, वीसी धारा के हिसाब से पाई बाई टू नीचे है ना, तो पहले तो यहाँ पाई पाई बाई टू कहाँ, ये सब लिखो, ये ये और ये। और ये गैप ना अपने हिसाब से बराबर रखना, यहाँ पर कम ज्यादा हो जाए तो उनके भी अपने आप से चक्र को याद रखना है, लगभग बराबर होने चाहिए। यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ पर पाई बाई 2 होता है। इतनी बातें सबको पता थी। अब बनाओ जरा। मैंने कहा आपको बनाना है कौन सा, वीसी, तो वीसी नीचे से आएगा पाई बाई 2, तो माइनस की तरफ से इधर से ले चलो, नीचे की तरफ से। ये लो, पहुंचा दिया। ये बन गया वीसी का ग्राफ। अब ये किसका बनाना है, वी एल का। तो चलो वी एल का भी बना लेते हैं। वी एल का देखो, वी एल में प्लस है ना, तो ऊपर से चलेंगे, ऊपर से, और पाई बाई 2 से मैच करते हुए चलेंगे। ये बना दिया। ये डिजाइन कितनी अच्छी रही। ये येलो वाला किसका है बताएं। ये येलो वाला है, ये वी एल का है। ये वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इधर ना लिखूं क्योंकि इधर जगह का है। ये जो वी एल है, ये इसको मैं दिखा देता हूँ एरो, और ये समझ आइए वी एल जो है, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। ये ना भी दिखेगा स्क्रीन में तब भी आप समझ जाइएगा कि वी एल है। ये जो ब्लू वाला था वो किसका था, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला था अपने पास सी का, क्योंकि ये नीचे से आया तो सी वाला है। तो वी सी होगा, जो वी सी होगा वो वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। ठीक है, इसके बाद जो ग्रीन वाला था, ये ग्रीन वाला, ये किसका था, ये बताना, आई का था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये लो, इस तरह से ये ग्राफ बन के तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना था परिणामी वोल्टेज।
देखते हैं परिणामी वोल्टेज कैसे निकालें। परिणामी वोल्टेज, सुनिए सर, परिणामी वोल्टेज के लिए फॉर्मूला सेम, बताओ क्या बनाएंगे। V बराबर अंडर रूड वी टी स्क्वायर वी एल स्क्वायर प्लस 2 VC VL कॉस थीटा। भाई अब VC VL आ गए तो VC VL कर लेंगे, तो V बराबर क्या बन जाएगा अपने पास, अब तो सब लोग कर सकते हैं, VC का स्क्वायर VL का स्क्वायर प्लस 2 VC VL कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180। कैसे, ये आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। देखो जरा, ये रहा VC, ये रहा VL, तो इनके बीच का एंगल टोटल 180 होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर कॉस 180 का मान जानते हैं आप, जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। VC का स्क्वायर VL का स्क्वायर और प्लस 2 VC VL, ये अच्छा देखो जरा, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, 2 VC VL और कॉस 180 का मान माइनस का 1, तो V बराबर बन जाएगा अपने पास VC का स्क्वायर VL का स्क्वायर माइनस 2 VC VL। ठीक है, अब ये VC माइनस VL का होल स्क्वायर बन सकता है, VL माइनस VC का भी होल स्क्वायर बन सकता है। कुल मिलाकर अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं डिफरेंस का चिन्ह यूज कर लूंगा, VC डिफरेंस VL, चाहे इसे VC माइनस VL का होल स्क्वायर लिख लो या VL माइनस VC। अधिकतम अगर VL रखोगे तो VL माइनस VC आएगा, और VC ज्यादा होगा तो VC माइनस VL आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं अंडर रूड VC बराबर क्या होगा, तो बताएंगे IXC होगा, VL की जगह में IXL होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। अब I इससे कॉमन कर लीजिए, तो जैसे ही आप I कॉमन करेंगे इसके पास से बचेगा XL डिफरेंस XC, या XC डिफरेंस XL, एक ही बात है। अब यहां से इसका भी स्क्वायर करना होगा आपको, क्योंकि ये इसके अंदर ही था, होल स्क्वायर, तो I का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, तो V बराबर बन जाएगा अपने पास अंडर रूड I का स्क्वायर, अगर ये मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, XC का स्क्वायर डिफरेंस XL का स्क्वायर। अब ये I स्क्वायर से I बाहर आ जाएगा और I नीचे ले आओ सीधे, चलो एक बार लिख दो वरना कहीं गड़बड़ ना कर लो तुम लोग। XC डिफरेंस XL का होल स्क्वायर, ये I गुणे में नीचे आ जाएगा बटे में। तो अगर अब देखा जाए तो यहां से हम लोग ये कहेंगे कि जो V बटे I होगा वो आ जाएगा अंडर रूड XL, अच्छा इधर से हटाओ, ये ऐसा होगा, ये I बटे में आएगा और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर बन जाएगा XC डिफरेंस XL। और ये जो चीज बन के आई है इसकी हम तुलना करेंगे, इसकी हम तुलना करेंगे किससे, ओम के नियम से। बाकी की कहानी सेम है, लिख लेना अपने आप से, ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम से तुलना करने पर डैश 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 डैश, ये मैं छोड़ता जा रहा हूँ, ये आपके जिम्मेदारी है, इसमें अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी निभा लीजिए। जो जेड बराबर आएगा वो आ जाएगा अपने पास XL डिफरेंस XC। और अगर आप ये मान लें कि XL ग्रेटर देन है XC, तो फिर यहाँ XL माइनस XC आ जाएगा। इस तरह से ये इतना कंप्लीट हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पीछे की ही तरह है। अब ये काम करते रहेंगे, आगे बढ़िए। और ये सब मैंने गड़बड़ कर, चलो ठीक है काट दिया, चलो दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा उतना तो मुझे याद ही है।
लिख दूंगा यूं ही। आगे बात करते हैं, हम एक एक चीज करके पढ़ेंगे। प्रतिबाधा, सबसे पहली हेडलाइन कौन सी पढ़ते थे? प्रतिबाधा। जब आप प्रतिबाधा पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना है। दूसरी बात क्या पढ़ने आता है हमें? शक्ति गुणांक। प्रतिबाधा के बाद शक्ति गुणांक। और कलांतर की बात अभी छोड़ दो, क्योंकि इसमें अभी एक ये पढ़ेंगे आप, ये अनुनादी परिपथ है, वहां फिर मैं बता दूंगा। प्रतिबाधा को हम जेड से डिनोट करेंगे, और जो जेड की वैल्यू आई थी इसमें वो एक्सएल डिफरेंस एक्ससी के बराबर आती है। इन्हीं में से जेड बराबर आप लिख सकते हो बराबर करके, इसी आगे क्या होगा, इसी को लिख सकते हो एक्सएल। एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा एल डिफरेंस 1/ओमेगा सी। जो बड़ा होगा उसको हमेशा पहले लिख लेंगे, जो छोटा होगा उसको बाद में लिख लेंगे। बाकी चाहो तो पाई के पदों में भी इसको लिख सकते हो, ये सबको पता है। बराबर में क्या लिख सकते हो? 2π/f(l) - 1/2π(f)t। ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा बराबर 2π(f) होता है। ये लो। शक्ति गुणांक क्या होता था बोलो? cos फाई होता था, r/z होता था। यहाँ पर r की वैल्यू 0 है, नीचे z है, तो cos फाई की वैल्यू ही कितनी आ जाएगी? 0। मतलब ये कह सकते हो इसका शक्ति गुणांक कितना होता है? जल्दी से बोल दीजिए। 0। ये बहुत काम की बात है। अब इसके आगे जो हम बताएंगे वो आपको कल बताएंगे, यहाँ तक आपको बताना था। इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो छोटी छोटी, वो मैं कल आपको बताऊंगा। और फिर अभी बहुत सी चीज़ें सीखनी है। तो उम्मीद करते हैं जितनी मैंने चीज़ें आज आपको बताई वो बहुत ढंग से अच्छे से समझ आई होंगी। और मैं आशा करता हूँ कि ये आप दोबारा इसे घर में करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पर डेरिवेशन बहुत ही कठिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब आगे और पीछे भूल जाते हैं, कौन पश्चगामी कौन अग्रगामी है, इनमें बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो ये अपना तैयारी करते रहिएगा। फिर लेक्चर नंबर 4 पे मिलते हैं। इसी के बाद जैसे ये यहाँ ख़त्म किया है, ये स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, बस इसके बाद ही मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद। ठीक है, ध्यान रखिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।